नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रीशियन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसा कि आपका यूपी पीसीएल TG2, यूपी आर्मिनल TG2, पंजाब पीसीएल, बिहार पीसीएल और एमपी पीजीसीएल, सेल, इसरो, डीआरडीओ, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। और दोस्तों, हमने इसमें सभी टॉपिक को कवर किया है, जो कि सभी टॉपिक इसमें कवर हैं। अगर आप हमारी इसी तरह की सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में मैं प्लेलिस्ट का लिंक आसानी से जोड़ दूंगा। आप उस पर क्लिक करके सारी प्लेलिस्ट के वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों से, जो कि आज का हमारा प्रश्न है। जैसा कि देख सकते हैं आप, 3 फेज पावर और लाइटिंग लोड के लिए केबल डैश डैश कोर का होना चाहिए। सही उत्तर 3.5 कोर का होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर बात कर लेते हैं, शक्ति केबलों को समांतर निम्न 3 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि क्रोड संख्या के आधार पर और वोल्टता के आधार पर और संरचना के आधार पर। इन 3 कोर के मान लो आधार पर व्यक्त करते हैं। चलिए और जानकारी देखते हैं, आपको देना चाहेंगे यहाँ पर, जो कि क्रोड संख्या के आधार पर केबलों सिंगल कोर केबल, डबल कोर केबल और 3 कोर केबल होती है। 3.5 कोर आदि रूपों में उपयोग होती है, जिसमें से 3 फेज पावर और लाइटिंग लोड के लिए 3.5 कोर केबल का उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न, वोल्टेज ग्रेडिंग में 650 वोल्ट से 33,000 वोल्ट के बीच की सीमा को डैश डैश कहा जाता है। सही उत्तर उच्च वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज ग्रेडिंग के अंतर्गत 650 वोल्ट से लेकर 33,000 वोल्ट के बीच का वोल्टेज उच्च वोल्टेज के अंतर्गत आता है। अतः वोल्टेज का वर्गीकरण निम्न प्रकार दिया गया है, जो कि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा पूरी जानकारी। जैसे कि 0 से 250 वोल्ट तक आपका लो वोल्टेज होता है और 250 वोल्टेज से लेकर 650 वोल्टेज आपका मीडियम वोल्टेज होता है। और बात कर लेते हैं, 650 वोल्टेज से लेकर 33 किलो वोल्ट हाई वोल्टेज होता है। 33 किलो वोल्ट से ऊपर जो आपका होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होता है। अगला प्रश्न, जो कि इस प्रकार दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे कि सौर बैटरी में निम्न में से किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर सेमीकंडक्टर का प्रयोग करते हैं। सौर बैटरी में सेमीकंडक्टर प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है, अर्थात सोलर सेल एक अर्धचालक प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड होता है। यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसे अर्धचालक सामग्री के रूप में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। चलिए कुछ और जानकारी देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार दी गई है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यह 5 वोल्ट 0.5 वोल्ट से लेकर 1 वोल्ट तक का वोल्टेज उत्पन्न करता है। इसका यूज उपग्रह यानी सैटेलाइट जो होती हैं, ग्रहों, घरों की लाइट, पानी आदि गर्म करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, हमारा दिया गया, विद्युत रोधन यानी विद्युत इंसुलेशन पदार्थ के संसेचन का उद्देश्य क्या है। सही उत्तर वायु कोटारिका को तेल से भरना इसका सही उत्तर है। विद्युत रोधन यानी इंसुलेशन पदार्थ के संसेचन उद्देश्य वायु कोटारिका को तेल से भरना। तेल से भरने के बाद पदार्थ की विद्युत रोधन क्षमता बढ़ जाती है एवं पानी प्रभाव कम हो पड़ता है। अगला प्रश्न, जो कि पीवीसी तारों का प्रयोग यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड तारों का प्रयोग डैश डैश के लिए किया जाता है। सही उत्तर निम्न और मध्यम वोल्टता के लिए करते हैं। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है, डैश डैश की पहचान एंड रूल द्वारा की जा सकती है। सही उत्तर चुंबकीय ध्रुव की। चुंबकीय ध्रुव की पहचान एंड रूल द्वारा की जाती है, जिससे चुंबक के दोनों ध्रुव एन व एस ज्ञात होते हैं। एंड रूल, यदि सोलेनॉइड के एक सिरे को ध्यानपूर्वक देखने पर उनमें विद्युत धारा प्रवाह घड़ी की सुई के चलने की दिशा या दक्षिणावर्त दिशा में हो तो यह सिरा दक्षिणी ध्रुव एवं यदि प्रवाह दिशा उक्त विपरीत वार्मव्रत में हो तो सिरा उत्तरी ध्रुव दर्शाएगा। चलिए, जो कि इस डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ आपका दिया गया है, यानी इस प्रकार आप जान सकते हैं। अगला है,
चुंबकत्व संबंधित गॉस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स हमेशा डैश डैश होता है। सही उत्तर 0 होता है। चुंबकत्व संबंधित गॉस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ में से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा 0 होता है। अगला प्रश्न, एल लंबाई और बी फ्लक्स वाले चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर रखे हुए एक विद्युत वाहक बल यानी विद्युत वाहक सुचालक यानी कंडक्टर पर लगने वाला बल होगा। सही उत्तर जो कि 0 होगा, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं यहाँ पर एल लंबाई और बी फ्लक्स घनत्व वाले चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर रखे हुए एक धारा वाहक सुचालक यानी कंडक्टर पर लगने वाला बल 0 होगा। अगला है, यह किसने खोजा कि धारा वहन करने वाले संवाहक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए पर वह गतिशील होगा। सही उत्तर माइकल फैराडे ने। देखते हैं जो कि इस प्रकार दिया गया है, जैसे कि यदि किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान किया जाए कि उसकी गति से चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है तो उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस नियम की खोज माइकल फैराडे ने की थी। इसका उपयोग जो है डीसी जनरेटरों में किया जाता है। अगला हमारा दिया है, किसी चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है तब क्या होता है। सही उत्तर वोल्टेज उत्पन्न होता है। जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो इससे वोल्टेज उत्पन्न होता है जो विद्युत जनित्र हेतु आवश्यक है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि 20 सेंटीमीटर लंबी तार का प्रतिरोध 5 ओम है, इसे 40 सेंटीमीटर की लंबाई तक एक समान रूप में ताना जाता है तो वर्तमान प्रतिरोध होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। फार्मूला आपका होता है आर बराबर रो एल अपान ए, जो कि यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है, जो कि L2 आपका 2L1 दिया गया और A2 आपका A1 बटे A2 दिया गया। यहाँ पर पूरा L1 और L2 और R1 और R2 हमें निकालना है। पूरा मान यहाँ पर निकाल के रखेंगे, जो कि इस प्रकार इस फार्मूले पर रखेंगे तो आपको इस फार्मूले पर रखना है। फार्मूले पर मान रख के सॉल्व करेंगे तो आपका R2 का मान 20 ओम आ जाएगा, जो कि आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 ओम बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों इसकी कैलकुलेशन आप खुद से करें, जो कि आसान ही है, मैं आपको बता दिया हूँ, ताकि इसमें अगर ज़्यादा समझाने लगें तो काफ़ी देर हो जाएगी, जबकि हमें और भी प्रश्न करने हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि इस प्रकार है, जैसे कि किसी चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसके प्रतिरोध का मान होगा। सही उत्तर बढ़ेगा। चालक की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसके मान लो प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर किसी चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसके प्रतिरोध का मान वृद्धि होती है। और यदि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई का अनुक्रमानुपाती और उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। अब आप आर बराबर रो एल अपान ए होता है, आर यानी आप आर बराबर आर प्रोपोर्शनल एल अपान ए बोल सकते हैं, जो कि इसका फार्मूला होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, यदि किसी वैद्युत चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा। सही उत्तर प्रतिरोध दोगुना हो जाएगी, ये बिल्कुल सही उत्तर है। यदि किसी वैद्युत चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो इसके प्रतिरोध का मान दोगुना हो जाता है, क्योंकि प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। बैटरी के विसर्जन यानी निस्सारण के दौरान निर्गम वाट घंटा और बैटरी के आवेशन के दौरान निवेश वाट घंटा के बीच अनुपात को बैटरी की डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर जो कि ऊर्जा कहते हैं। बैटरी के विसर्जन के दौरान निर्गम वाट घंटा और बैटरी के आवेशन के दौरान निवेश वाट घंटा के बीच अनुपात को बैटरी की ऊर्जा कहा जाता है। बैटरी हेतु वाट घंटा क्षमता एम्पियर घंटा क्षमता से सदैव कम होती है। अगला प्रश्न, जैसे कि एडिशन सेल की एम्पियर घंटे की दक्षता लगभग डेढ़ डैश है। सही उत्तर 80% है। एडिशन सेल की एम्पियर घंटे की दक्षता 80% होती है तथा वाट घंटा दक्षता जो होती है 60% होती है, यानी आपकी मान लो 60% होती है, हालांकि आपकी 70 से 75% होती है। और ये 80 से मतलब ये तो वो तो लेड एसिड की बता रहा हूँ, ये एडिशन सेल की बिल्कुल सही दी गई है। चलिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर अलग से उत्तेजित
शंट जनरेटर यानी सेपरेटली एक्साइटेड शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है, जैसे कि अलग से उत्तेजित शंट जनरेटर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया में किया जाता है, जो कि इस प्रकार जान सकते हैं आप। अगला है, अगर किसी बैटरी का वोल्टेज 120 वोल्ट और चार्ज 2 कूलाम है तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश डैश है। चलिए फार्मूले पर मान रखते हैं, जो कि पूरा मान दिया गया है, जो कि यहाँ पर आपका होता है V बराबर ई, ऊर्जा बराबर V क्यों होता है। फार्मूले पर मान रखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा, 240 जूल बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है, 800 एम्पियर आवर 10 घंटा 200 वोल्ट बैटरी का रेटेड नॉर्मल करंट क्या होगा। फार्मूला होता है आपका नॉर्मल करंट यानी विसर्जन धारा बराबर AH बटे डिस्चार्जिंग समय। यहाँ पर फार्मूले पर मान रखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो आपका यहाँ पर 80 निकल कर आ जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों उम्मीद है ये सारे सवाल आपको समझ में आ रहे हैं। अगर समझ में आ रहे हैं तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर दोस्तों आप वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। जैसा कि 120 AH यानी एम्पियर आवर क्षमता वाली बैटरी 8 एम्पियर धारा डैश डैश समय के लिए दे सकती है। सही उत्तर, जो कि यहाँ पर क्षमता बराबर आपका होता है AH होता है, जो कि यहाँ पर मान रखेंगे, जो समय हमें निकालना है तो यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूले पर मान रखेंगे तो आपका यहाँ पर 15 आवर यानी 15 घंटे बिल्कुल सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। चलिए, जैसा कि भारत के घरों में सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज किस रूप में होता है। सही उत्तर RMS वोल्टेज के रूप में होता है। घरों में सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज जो है RMS वोल्टेज के रूप में होता है, और जैसे कि RMS का जो पूरा नाम होता है रूट मीन स्क्वायर होता है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि वर्ग माध्य मूल ज्यावक्री या कोज्या वक्र के लिए होता है, इसका फार्मूला देख सकते हैं VRMS बराबर V मैक्सिमम बटे √2 होता है। अगला है, DC परिपथ के सारे नियम उन AC परिपथों पर भी लागू होते हैं जिनमें होता है। सही उत्तर केवल प्रतिरोध होता है। देखते हैं यहाँ पर, जो कि DC परिपथ के सारे नियम उन AC परिपथों पर भी लागू होते हैं जिनमें केवल प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध के लिए AC व DC मायने नहीं रखता है, लेकिन प्रेरकत्व व संधारित्र यानी आपका प्रेरकत्व और कैपेसिटर AC व DC दोनों पर अलग अलग प्रकृति के प्रदर्शित होते हैं, यानी दोनों के अलग अलग होते हैं। अगला है, एक सम्मिश्रण धारा समीकरण जो है I बराबर 14 साइन ओमेगा t प्लस 2 साइन 5 ओमेगा t द्वारा दिया गया है। धारा का RMS मान डैश डैश एम्पियर में होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया है, जैसे कि फार्मूले पर मान रखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं IM का मान 14 और यहाँ पर आप IM2 का मान जो 2 रखेंगे, और यहाँ पर और नीचे जैसे कि रोड 2 से भाग दे देंगे, इसका वर्ग कर देंगे तो आपका यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर उत्तर निकल कर आ जाएगा, जो कि 10 बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर C राइट आंसर है। आप इसे आसानी से लगा सकते हैं, जो कि आसान सा सवाल है। चलिए अगला प्रश्न, कम तापमान पर लोहे और स्टील को सोल्डर करने के लिए सबसे उपयुक्त फ्लक्स कौन सा है। सही उत्तर, जो कि जिंक क्लोराइड होता है। जैसे कि जिंक क्लोराइड का प्रयोग कम ताप पर ढलवा लोहा, मृदु स्टील व पीतल को सोल्डर के लिए फ्लक्स के रूप में किया जाता है। अगला है, गैल्वेनाइज्ड आयरन को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार के सोल्डर फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग जस्ता व गैल्वेनीकृत लोहा के लिए फ्लक्स के रूप में किया जाता है। अगला है, घटकों को PCB यानी प्रिंटेड सर्किट ब्रेकर बोर्ड में सोल्डरिंग करते समय सोल्डरिंग पदार्थ डैश डैश का संयोजन होता है। सही उत्तर, लेड और टिन का मिश्रण होता है। जैसा कि यहाँ पर लेड आपका 37% होता है, टिन जो होता है आपका 63% के मिश्रण द्वारा 1-2% आगे पीछे होता है, जो कि यहाँ पर 60-40 होता है यहाँ पर सोल्डरिंग के लिए। जैसे कि यहाँ पर PCB घटकों यानी इलेक्ट्रिक अवयवों को सोल्डरिंग किया जाता है। अगला है, अगला आपको बताना, जो कि कथन निष्कर्ष दिया गया आपको यहाँ पर पूरा पहले तो कथन पढ़ना, फिर इसका बताना है इसका सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया है, जैसे कि सोल्डरिंग फ्लक्स के बारे में कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें।
जैसा कि पहला विकल्प है जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आमतौर पर सोल्डरिंग में इस्तेमाल होने वाले फ्लक्स के उदाहरण है। ये बिल्कुल सही आपका दिया गया है। जैसे कि दूसरा देखते हैं, जैसे कि दूसरा आपका दिया गया सोल्डरिंग में फ्लक्स का कार्य आबंधन सामग्री के रूप में करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो कथन ए सत्य है और कथन बी जो है गलत दिया गया है। चलिए अगला है, यांत्रिक गुणों और तापमान प्रतिरोध में सुधार करने के लिए सोल्डर को अन्य मिश्र धातु तत्वों में मिश्रित किया जाता है, तो पहचानिए कि इनमें से कौन सा नहीं है। जैसा कि यहाँ पर सिल्वर होता है, जस्ता होता है, कैडमियम होता है, जबकि आपका रेडियम नहीं होता है। यही आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर रेडियम का प्रयोग सोल्डर मिश्र धातु के रूप में नहीं किया जाता है, और जबकि हवा के संपर्क में आने पर ऑक्सीकरण क्रिया द्वारा चांदी सफ़ेद रंग के रंग काले रंग में बदल जाता है। ये आप जान सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न दिया गया, जब एक लचीली पाइप को एक कठोर पाइप से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के युग्मन का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर संयोजन युग्मन का प्रयोग करते हैं। देखते हैं जो कि इस प्रकार दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, संयोजन युग्मन में लचीली पाइप को एक कठोर पाइप से जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार दिया गया है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इस प्रकार अगला प्रश्न है, भू संपर्कन यानी अर्थिंग तार किससे बना होता है। राइट आंसर जो कि गैल्वेनाइज्ड स्ट्रैंडेड स्टील से बना होता है, यानी जीआई वायर से बना होता है। अगला है, अगला हमारा जो कि इस प्रकार प्रश्न दिया गया है, जैसे कि अच्छे भू संपर्कन यानी अच्छे अर्थिंग के लिए भूमिगत इलेक्ट्रोड के चारों ओर की जगह को भरने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर कोयले और लवण का मिश्रण का प्रयोग हम करते हैं। देखते हैं जो कि अच्छे अर्थिंग के लिए इलेक्ट्रोड के नीचे कुछ गहराई का गड्ढा बनाकर उसमें कोयले तथा नमक की परत बिछाई जाती है, जिससे कि कम से कम भू संपर्कन यानी अर्थिंग प्रतिरोध बनाया जा सके और उच्च ग्राउंडिंग हो सके। अगला है, जैसा कि निम्नलिखित दैनिक उपयोग के उपकरणों में से किसे अर्थिंग की ज़रूरत नहीं होती है। सही उत्तर प्लास्टिक बॉडी वाले फैन रेगुलेटर जो है, इसमें जो है अर्थिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि जिन उपकरणों या डिवाइस के बॉडी का इंसुलेशन उच्च होता है तथा कम रेटिंग होते हैं, उसे किसी प्रकार के भू संपर्कन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि फैन रेगुलेटर, एमसीबी स्विच इत्यादि में अर्थिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगला है, अगला हमारा जो कि इस प्रकार प्रश्न दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सभी डेड डेस्क के लिए डबल अर्थ जरूरी है। राइट आंसर मोटर के लिए डबल अर्थ बिल्कुल ज़रूरी होता है। सभी मोटर के लिए डबल अर्थ ज़रूरी है। एमसीबी और स्विच एक प्रोटेक्टिव डिवाइस होती है, इसे किसी प्रकार के अर्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि एमसीबी हो गया, स्विच हो गया, इनमें अर्थिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि मोटर में डबल अर्थिंग आपको करना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, नीचे दी गई मोटरों में से किसका गति नियंत्रण सबसे कमज़ोर होता है। सही उत्तर सीरीज मोटर का जो है गति नियंत्रण सबसे कमज़ोर होता है। अगला प्रश्न, एक शंट मोटर में क्षेत्र यानी फील्ड फ्लक्स और लोड नियत रखे जाते हैं और आर्मेचर जो है आपूर्ति वोल्टेज में 15% की वृद्धि की जाती है, तो मोटर की गति अब डेड डैश है। सही उत्तर जो कि 15% बढ़ेगी, बिल्कुल सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक डीसी शंट मोटर में फील्ड फ्लक्स और लोड नियत रखे जाते हैं और आर्मेचर आपूर्ति में 15% की वृद्धि की जाती है, तो मोटर की गति 15% बढ़ेगी, जो कि इस प्रकार जान सकते हैं आप। अगला है, अगला हमारा प्रश्न दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर आप जान सकते हैं, इस प्रकार दिया गया है, जो कि फार्मूला है, फार्मूले बेस्ड पर एक डीसी मोटर की चाल का नियमन डेड डैश के रूप में होता है। सही उत्तर जो कि नो लोड माइनस फुल लोड अपान फुल लोड होता है। चलिए अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार दिया गया, बिना लोड पर डीसी सीरीज मोटर की चाल डेड डैश पर होती है। सही उत्तर डीसी सीरीज की जो चाल होती है बिना लोड के, वो अनंत होती है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि अगर डीसी सीरीज मोटर में कोई लोड नहीं है तो उसकी गति अनंत हो जाती है, और अगर
ज़्यादा देर तक अब उसे ऑन करते रह मतलब ऑन रहेगी मोटर, तो उसका रोटर बाहर आ जाएगा, टूट उसमें तोड़ फोड़ देगा कुछ ना कुछ। जैसे कि जब डीसी सीरीज मोटर नो लोड पर होगी तब कम करंट लेगी सप्लाई से, तथा हम जानते हैं कि जब करंट धारा कम होगी तो फ्लक्स कम होगा। हम जानते हैं कि फ्लक्स गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो मोटर अनंत चाल से चलना शुरू कर देगी और कुछ देर बाद जल जाएगी। अगला है, फील्ड फ्लक्स को कम हो जाने पर मोटर की चाल डैश डैश है, सयुत्तर बढ़ जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि फील्ड फ्लक्स के विपरीत या व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए यह फ्लक्स घटेगा तो चाल जो है बढ़ेगी। जैसे कि 5 ZNP 60A इसका फार्मूला होता है। जैसे कि फ्लक्स घटेगा तो यहाँ पर चाल बढ़ जाएगी, जो कि इस प्रकार जान सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, करंट की पर्याप्त मात्रा के साथ कम वोल्टेज पर चलने वाले ट्रांजिस्टर को डैश डैश कहा जाता है। सही उत्तर करंट संचालित उपकरण कहते हैं। देखते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया है। जैसे कि करंट की पर्याप्त मात्रा के साथ कम वोल्टेज पर चलने वाले ट्रांजिस्टर को करंट संचालित उपकरण कहा जाता है। ट्रांजिस्टर करंट कंट्रोल डिवाइस होती है, जिसका संचालन इलेक्ट्रॉन एवं होल्स दोनों के कारण होता है, इसलिए इसे बाइपोलर कहा जाता है। ट्रांजिस्टर को निम्न वोल्टेज का प्रयोग किया जाता है। यदि ट्रांजिस्टर का कार्यकारी वोल्टेज निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है तो ट्रांजिस्टर बहुत ही कम समय बहुत ही अधिक समय तक कार्य कर सकता है। अगला दिया गया, ट्रांजिस्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर डिफ्यूज जंक्शन विधि का प्रयोग हम करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रांजिस्टर के निर्माण में डिफ्यूज जंक्शन विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे कि ट्रांजिस्टर बनाने की प्रमुख विधियाँ इस प्रकार है: जंक्शन विधि, पॉइंट कंटेंट विधि, डिफ्यूज जंक्शन विधि, सिलिकॉन प्लेनर ट्रांजिस्टर विधि, ये सारी विधियाँ होती हैं। चलिए, जो कि इस प्रकार मैं आपको बता दूं, डिफ्यूज जंक्शन मेथड जो है, इस प्रकार के ट्रांजिस्टर एपिटैक्सियल ट्रांजिस्टर या होमोटैक्सियल ट्रांजिस्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। इसकी संरचना में फोटोलिथोग्राफिक तथा मास्किंग तकनीकी प्रयोग की जाती है। इसमें P या N प्रकार के पदार्थ में अम्ल की क्रिया से छोटे छोटे दो गड्ढे बनाए जाते हैं। उनमें विपरीत प्रकार के क्षेत्र यानी फील्ड वाला पदार्थ ऊष्मीय क्रिया से भर दिया जाता है। अगला दिया है, जो कि इस प्रकार हमारा प्रश्न है। जैसे कि ट्रांजिस्टर जो केवल उच्च धनात्मक गेट वोल्टेज के साथ वृद्धि मोड पर चलाए जाते हैं, डैश डैश कहलाते हैं। सही उत्तर जो कि मोसफेट कहलाते हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। जैसे कि मोसफेट का जो पूरा नाम होता है मेटल ऑक्साइड सेमी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एफेक्ट का जो होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। यूजीटी का जो होता है पूरा नाम यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। बीजेटी का जो होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। यानी आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, जैसे कि मॉसफेट का पूरा नाम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, जो कि मैंने अभी बताया। और मॉसफेट वोल्टेज नियंत्रक डिवाइस होती है। यह बहुसंख्यक आवेश वाहक पर कार्य करती है, इसलिए इसे यूनिपोलर डिवाइस कहा जाता है। अगला है, ट्रांजिस्टर के एमीटर धारा वोल्टेज वक्र के अनुसार एमीटर धारा डैश डैश के साथ तेजी से बढ़ जाता है। सही उत्तर एमीटर वोल्टेज में वृद्धि के साथ तेजी से बढ़ जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में यदि स्टेटर एक एसी आपूर्ति से जुड़ा हुआ है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सही उत्तर यह स्वतः घूर्णन क्षेत्र में उत्पन्न नहीं कर सकता, जो कि सिंगल फेज जो मोटर होती है वो आपकी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में यदि स्टेटर एक एसी आपूर्ति से जुड़ा है तो यह स्वतः घूर्णन क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है। अगला हमारा दिया गया है, प्रतिरोध प्रारंभ मोटर की शुरुआत के दौरान अपकेंद्रीय स्विच डैश डैश करता है जब मोटर की गति नहीं पकड़ती है। सही उत्तर जो कि प्रारंभ घुमावों को बंद और संयोजित, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, जो कि पूरी जानकारी दी गई। प्रतिरोध प्रारंभ मोटर की शुरुआत के दौरान अपकेंद्रीय स्विच प्रारंभ घुमावों को बंद और संयोजित करता है जब मोटर की गति नहीं पकड़ती है तब। अगला है, सिंगल फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम क्या है। सही उत्तर जब मोटर जब 75% गति पकड़ ले, जब प्रारंभिक वाइंडिंग को अलग कर देता है, यही इसका सही उत्तर है।
यानी जो जब आपकी मोटर 75 गति पर चली जाती है तो स्वतः ही आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है। अगला सिंगल प्रवास्था मोटर यानी सिंगल प्रवास्था इंडक्शन मोटर के लिए प्रारंभिक और मुख्य यानी रनिंग वाइंडिंग के बीच विद्युत कोण कितना होता है? सही उत्तर जो कि 90 डिग्री का होता है। सेल्फ स्टार्ट वाले में आपका जो होता है 90 डिग्री का, इस प्रकार देख सकते हैं स्वतः। जैसा कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यानी एकल कला प्रेरण मोटर में लगा हुआ घूर्णक किस प्रकार का होता है? सही उत्तर जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं जैसे कि स्क्वायरल केज प्रकार का होता है। पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में लगा हुआ घूर्णक अर्थात रोटर समांतर स्क्वायरल केज यानी पिंजरा प्रारूपी प्रकार का होता है। यह मुख्यतः दो प्रकार के ग्राउंडिंग से घिरा होता है, जिनमें पहला डिप बार तथा दूसरा डबल डिप बार होता है। डबल डिप मोटर के रोटर का ऊपरी केज उच्च प्रतिरोधी एवं निम्न प्रेरकी होता है तथा निचला केज निम्न प्रतिरोधी एवं उच्च प्रेरकी होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा परिरक्षी कंड्यूट का वर्गीकरण नहीं है? सही उत्तर मोटी भित्ति परिरक्षी ये नहीं है, जबकि आपकी पतली भित्ति परिरक्षी होती है, नम परिरक्षी होती है, दृढ़ परिरक्षी ये सभी होती हैं। चलिए और जानकारी देख लेते हैं जो कि इस प्रकार दी गई पूरी जानकारी। मोटी भित्ति परिरक्षी का वर्गीकरण नहीं है, जो कि परिरक्षित को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया है इस प्रकार, जो कि ठोस धातु परिरक्षी, विद्युत अचालक ट्यूब, लचकदार धातु परिरक्षी और ठोस पीवीसी परिरक्षी और द्रव रोधी लचक अधातु इस प्रकार की सारी देख सकते हैं। जैसे कि द्रव लचकदार धातु परिरक्षी ये सभी आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न, दृढ़ परिरक्षित नालिका के संबंधन और असंबंधन के लिए डैश टूल उपकरण की आवश्यकता होती है? सही उत्तर पाइप रेंच की आवश्यकता जो है होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दृढ़ परिरक्षित नालिका यानी कंड्यूट के संबंधन और असंबंधन के लिए पाइप रेंच उपकरण की आवश्यकता जो है होती है। अगला है घरेलू तार के स्थापन यानी घरेलू वायर की स्थापना के लिए डैश तक के भार को प्रवाहित करने वाले तारों का चयन करना चाहिए। सही उत्तर 3 किलोवाट तक के भार को मान लो सहन करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, इसका प्रयोग हम करते हैं। चलिए जैसे कि घरेलू तार स्थापन यानी डोमेस्टिक वायरिंग के लिए 3 किलोवाट तक के भार लोड को प्रवाहित करने वाले तारों का चयन करना चाहिए। डोमेस्टिक वायरिंग में लोड बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जबकि इंडस्ट्रियल वायरिंग में सिस्टम में लोड ज़्यादा होता है, तो तारों का चयन अधिक किलोवाट लोड के हिसाब से किया जाता है। अगला है दिए गए विकल्पों में से कौन परिरक्षी कंड्यूट तार की विस्थापन विधि नहीं है? सही उत्तर ड्राइंग कर्षण आउट ये सभी इसका सही मतलब ड्राइंग कर्षण आउट ये इसका सही उत्तर है, ये नहीं है। जबकि आपको पुशिंग इन है, ड्राइंग कर्षण इन है और चूड़ीदार ये सभी होती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर ये नहीं है। जबकि पुशिंग इन, ड्राइंग इन और जबकि चूड़ीदार परगामी ये सभी परिरक्षी यानी कंड्यूट वायरिंग होती हैं। अगला है नमी के खिलाफ सुरक्षा किसमें प्रदान की जाती है? सही उत्तर सीटीसी सील्ड वायरिंग में नमी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जैसे कि टू परिवेष्टन यानी दो वाइंडिंग परिणामित्र का कार्य सिद्धांत क्या है? सही उत्तर पारस्परिक प्रेरण होता है। टू वाइंडिंग परिणामित्र यानी ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत पारस्परिक प्रेरण का है। यह नियम ट्रांसफार्मर में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए भी जिम्मेदार है, क्योंकि दोनों वाइंडिंगों में कोई विद्युतिक संबंध नहीं होता है, उनमें केवल चुंबकीय प्रेरण यानी चुंबकीय संबंध होता है। अगला है कम्यूटेटर पिच वाइंडिंग में सही संबंध क्या है? सही उत्तर कम्यूटेटर खंडों की संख्या बराबर आर्मेचर कुंडलियों की संख्या बराबर होती है इसमें। अगला आपका दिया गया नीचे दी गई आकृति एक दिशी फेरा परिवेष्टन यानी सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग को दर्शाती है। आकृति में एक्स के रूप में दर्शाए गए भाग को क्या नाम है? एक्स के रूप में जो दर्शाया गया इसका क्या नाम है? पहले तो आप इसे देख लीजिए, एक सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग दी गई है, जैसे कि इस प्रकार आपकी दी गई। पहले सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग है, ये जो इसका एक्स से प्रदर्शित है ये आपको परिणामी अंतराल दिया गया है।
चलिए देख लेते हैं। जैसे कि चित्र अनुसार स्पष्ट होता है कि दी गई वाइंडिंग लैप प्रकार की है। चित्र में प्रदर्शित है 100 परिणामी अंतराल को बताता है, जो वास्तव में बैक पिच तथा फ्रंट पिच का अंतर होता है। और लैप वाइंडिंग में परिणामी अंतराल जो होता है बैक पिच माइनस फ्रंट पिच होता है, और वेव वाइंडिंग में परिणाम जो होता है वो बैक पिच प्लस फ्रंट पिच होता है। अगला हमारा जो कि इस प्रकार प्रश्न दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, प्रति फेज कुंडलियों की संख्या डैश डैश के बराबर होती है। सही उत्तर कुंडलियों की संख्या बटे फेजों की संख्या, बिल्कुल सही उत्तर है इसका। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि हमारा दिया गया है, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रति फेज कुंडलियों की संख्या वास्तव में कुंडलियों की संख्या, कुल संख्या तथा फेजों की संख्या का अनुपात होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, वह डीसी जनरेटर इनमें से कौन सा है जो पूर्ण भार पर 0 वोल्टता नियमन उपलब्ध करा सकता है। सही उत्तर जो कि कंपाउंड जनरेटर यानी योगात्मक कंपाउंड होता है। योगात्मक कंपाउंड डीसी जनरेटर पूर्ण भार पर 0 वोल्टता नियमन उपलब्ध करा सकता है। इसलिए योगात्मक मिश्र डीसी जनरेटर का प्रयोग ऐसी मशीनों को चलाने के लिए किया जाता है जिन पर अकस्मात यांत्रिक लोड पड़ता है। अगला हमारा दिया गया, 4 ध्रुव यानी 4 पोल वाले डीसी जनरेटर 1800 आरपीएम पर चल रहा है तो आर्मेचर धारा की आवृत्ति क्या होगी। सिंपल सा है, 4 पोल पर चल रहा है तो यहाँ पर 4 पोल पर चल रहा तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी आवृत्ति, जैसे कि यहाँ पर 50% यानी आपकी जो आवृत्ति यहाँ पर पूरा मान रखेंगे। एन एस बराबर आपका दिया गया है, 4 पोल दिए गए। एक आपका फार्मूला सिंक्रोनस स्पीड बराबर होता है 120 F/P होता है। फार्मूले पर मान रखेंगे जो कि इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर 60 हर्ट्ज बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, जो कि इसमें दिया नहीं गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न जो कि हमारा इस प्रकार दिया गया, जैसे कि एक जो है सेपरेटली यानी एक विलगित उत्तेजित यानी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में क्या होता है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बाह्य क्षेत्र से जो इसमें आपकी होती है क्षेत्र वाइंडिंग को बाह्य डीसी स्रोत से उत्तेजित किया जाता है। इस प्रकार मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जैसे कि दिया गया है एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में क्षेत्र वाइंडिंग को बाह्य डीसी स्रोत से उत्तेजित किया जाता है। पृथक उत्तेजित जनरेटर की क्षेत्र यानी फील्ड कुंडलियों की किसी बाह्य डीसी धारा स्रोत यानी उत्तेजक या बैटरी को उत्तेजित किया जाता है। जहाँ कम वोल्टता तथा उच्च धारा की आवश्यकता होती है तथा क्षेत्र धारा को नियंत्रित करना पड़ता है, वहाँ इस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग में लाए जाते हैं। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि स्थिर विद्युत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजिस्टर प्रभावित होता है। सही उत्तर मोस्फेट जो है इसमें गेट और अर्धचालक चैनल के बीच सिलिकॉन ऑक्साइड की एक अचालक परत स्थापित की जाती है, जिससे कि गेट का प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है। इस कारण इसे मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं। चलिए अगला है यूजेटी, केवल एक पीएन संगम वाला ट्रांजिस्टर यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर कहलाता है। इसमें एक छोटा पी क्षेत्र होता है जो एमीटर कहलाता है, और एक बड़ा क्षेत्र एन क्षेत्र होता है जो दो संयोजक बेस 1 तथा बेस 2 संयोजित होते हैं। यह ट्रांजिस्टर निम्न आवेशित ऑसिलेटर के रूप में टाइमर परिपथों में प्रयोग किया जाता है। अगला है फेट यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिस ट्रांजिस्टर में ड्रेन करंट का मान निर्धारण वैद्युत क्षेत्र आवेश के द्वारा संपन्न किया जाता है तो वह फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहलाता है। इनका उपयोग टीवी रिसीवर, कंप्यूटर्स, ऑसिलोस्कोप आदि में पावर एम्प्लीफिकेशन तथा वोल्टेज वेरिएबल यानी वीवीआर की भांति किया जाता है। अगला हमारा दिया है जैसे कि मोस्फेट, यानी आपका इसमें मोस्फेट की द्वारा परिपथ प्रतिबाधा डैश डैश की कोटि का होता है। सही उत्तर 10⁹ कोटि का होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि मोस्फेट इसका पूर्ण जो नाम होता है मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, और मोस्फेट वह युक्ति है जो वोल्टेज के द्वारा संचालित किया जाता है। यह एक यूनिपोलर युक्ति होती है। इस युक्ति को गेट टर्मिनल द्वारा कंट्रोल किया जाता है। डिप्लीशन तथा इन्हेंसमेंट फॉस्फेट दोनों में चैनल की चालकता और चालक पर इंसुलेशन सिलिकॉन ऑक्साइड की परत में प्रयुक्त विद्युत क्षेत्र द्वारा चैनल में आवेशित प्रेरित होता है, और प्रेरित आवेश की मात्रा गेट पर प्रयुक्त विभव पर निर्भर करती है। परिपथ प्रतिबाधा 10⁹ ओम होती है। फेट यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की भांति इनमें से भी
सोर्स, ड्रेन और गेट होते हैं। चलिए, इस प्रकार इसका सिंबल भी आप देख सकते हैं। एन चैनल मॉसफेट और पी चैनल मॉसफेट इस प्रकार दिए गए हैं। अगला है ट्रांजिस्टर जो केवल उच्च धनात्मक गेट वोल्टेज के साथ वृद्धि मोड पर चलाए जाते हैं डेड डैश कहलाते हैं। सही उत्तर मॉसफेट कहलाते हैं। चलिए, जैसा कि आपको अगला प्रश्न दिया गया, किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। सही उत्तर आवृत्ति, लपेट संख्या एवं अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करता है। किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल आवृत्ति, लपेट संख्या और एन अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करता है, जो कि इस प्रकार इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं, इस प्रकार दिया गया है। अगला हमारा जैसा कि प्रश्न है, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, लघु वितरण ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयोग नहीं की जाती है। सही उत्तर, जो कि यहाँ पर सभी छोटे वाले ट्रांसफार्मर प्रयोग नहीं किए जाते, जैसे कि अधिक धारा सुरक्षा, बुकोज रिले, प्रेशर रिलीज कोयल, इन सभी का प्रयोग नहीं करते हैं छोटे वाले ट्रांसफार्मर। लघु वितरण ट्रांसफार्मर में अधिक धारा सुरक्षा, बुकोज रिले, प्रेशर केबल, वाल्व आदि सुरक्षा युक्ति प्रयोग नहीं की जाती है। अगला है, ये बड़े ट्रांसफार्मर के लिए होते हैं। विवृत यानी खुला परिपथ ट्रांसफार्मर का वाट मीटर पाठ्यांक 900 वाट है और पूर्ण भार पर धारा पर लघु पथ परीक्षण 1600 वाट है, तो अर्ध भार पर लव हानि कितनी होगी। चलिए इसे देखते हैं। लव हानि जो है, ताम्र हानि, लव हानि जो है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि लव हानि इसकी उतनी की उतनी ही रहेगी, जो कि पहले यानी आपकी यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि लव हानि आपकी 900 ही रहेगी। जैसे कि खुला परिपथ ट्रांसफार्मर वाट मीटर पाठ्यांक 900 वाट है, तो अर्ध भार पर लव हानि 900 वाट है। शून्य भार पर पूर्ण भार पर लव क्षति का मान एक ही रहता है, इसका मान नहीं बदलता है। अगला जो कि इस प्रकार दिया गया, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर, किसी स्थिर वोल्टता ट्रांसफार्मर में किसी प्रेरित द्वितीयक वोल्टता पर द्वितीयक वेस्टर्न की प्रतिबाधा संधारित्र के आर पार प्रतिबाधा के तुल्य हो जाएगा। परिपथ की इस अवस्था को क्या कहते हैं। सही उत्तर, जो कि अनुनाद कहते हैं या रेजोनेंस कहते हैं। किसी स्थिर वोल्टता ट्रांसफार्मर किसी प्रेरित द्वितीयक वोल्टता पर द्वितीयक वेस्टर्न की प्रतिबाधा संधारित्र के आर पार प्रतिबाधा के तुल्य हो जाएगा। परिपथ की इस अवस्था को अनुनाद कहते हैं। अगला है, एक ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग में दूसरी वाइंडिंग तक वैद्युतिक शक्ति का स्थानांतरण होता है। सही उत्तर, विद्युत चुंबकीय रूप से होता है। जैसा कि आपका एसीआर एक डेड डैश उपकरण है। सही उत्तर, एसीआर जो है अर्ध नियंत्रित उपकरण होता है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाए, क्योंकि हम इसमें सभी टॉपिक से प्रश्नों को कवर करते हैं। और आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी भर्तियों के एग्ज़ाम के लिए क्लास देख सकते हैं, चाहे आपका यूपीपीसीएल टीजीटी हो, बिहार पीसीएल, पंजाब पीसीएल, और यहाँ पर एमपी पीजीसीएल, इसरो, डीआरडीओ, सेल, इन सभी भर्तियों के लिए जहाँ पर इलेक्ट्रिशियन से संबंधित प्रश्न आते हैं, ये आप ज़रूर देख सकते हैं पूरी क्लास। चलिए, और दोस्तों वीडियो पे आया करें तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। और दोस्तों, अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी मैं लिंक जोड़ रहा हूं, उस पर आप क्लिक करके सारी प्लेलिस्ट आप आसानी से देख सकते हैं, जो कि निःशुल्क है। जैसे कि आपका दिया गया एसीआर एक डेड डैश स्विच है। सही उत्तर, एसीआर जो है एक डीसी स्विच होता है। एसीआर का पूरा जो नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। एसीआर एक डीसी स्विच की तरह कार्य करता है। चलिए, अगला है, एसीआर के टर्मिनल में क्या क्या होते हैं। राइट आंसर, एनोड, कैथोड और गेट होते हैं। इसका सिंबल भी आप देख सकते हैं। अगला है, एसीआर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। चलिए, इसका धारक हमेशा इसकी लैंचिंग से अधिक होता है, यही आपका गलत दिया है, जबकि ये तीनों सही दिए गए, आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो कि इस प्रकार दिया गया है। एसीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। इसमें 3 टर्मिनल वाली 4 स्तरीय यानी 4 परत वाली एक डीसी डिवाइस होती है। इसका उपयोग दृष्टिकारी के रूप में किया जाता है। एक बार एसीआर ऑन होने के बाद गेट सिग्नल को हटा दिया जाता है। एसीआर को कंडक्शन मोड में ले जाने के लिए एनोड धारा के मान का लैचिंग धारा से अधिक होना चाहिए। लैचिंग धारा का मान सदैव होल्डिंग धारा से अधिक होता है। अगला है,
अगला हमारा प्रश्न दिया गया जो कि इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पूरा छुप गया। जैसा कि एसीआर में ब्लॉकिंग स्टेट का मतलब क्या है? सही उत्तर, थायरिस्टर के फॉरवर्ड एनोड करंट को इसके होल्डिंग करंट से कम कर दिया जाता है। ये बिल्कुल सही उत्तर है। जैसा कि एसीआर को ब्लॉकिंग स्टेट का मतलब थायरिस्टर के फॉरवर्ड एनोड करंट को इसके होल्डिंग करंट से कम कर दिया जाता है।